लास्ट क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, मतलब जलवायु हो गया था। हेडिंग डाल दो। संकेत बाकी थे। अच्छा, हाँ, संकेत लिखवा देता हूँ, ठीक है। समझा दिए थे संकेत, पहले संकेत लिखवा देता हूँ। और केवल संकेत आपको सीधे तौर पे पूछेगा, क्योंकि आपका जीके में है। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट ग्रेड में है तो ही संकेत को आपको डिटेल में पूछता है, ठीक है। जब राजस्थान का है, राजस्थान में जरूर डिटेल में पूछता, बाकी नहीं पूछता। संकेत करके संकेत लिख दो। अच्छा, कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, केवल त्रिवार्था का सामान्य वर्गीकरण ये लिखा ना, कोपेनियम त्रिवार्थ। अच्छा, जलवायु के संकेत, ठीक है। अब तो संकेत ही लिखने लिखे सीधे, हेडिंग डाल रखा ना, जलवायु के संकेत। नंबर 1, ए जलवायु। ए जलवायु लिखो, उष्णाद्र। उष्णाद्र जलवायु। ए जलवायु किस प्रकार की है? उष्णाद्र। उष्णाद्र जलवायु। इसमें नंबर 1 AMW। ए जलवायु में पहला लिखो AMW, ए कैपिटल, एम और डब्ल्यू स्मॉल लेटर में, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, AMW, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्षेत्र, क्षेत्र पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। नंबर 2 AW, ए कैपिटल और डब्ल्यू। सवाना जलवायु, सवाना जलवायु। भारत के क्षेत्रफल के अधिकांश भाग पर, भारत के क्षेत्रफल के अधिकांश भाग पर, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार सम्मिलित है, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार सम्मिलित है, प्रायद्वीपीय पठार सम्मिलित है। एएस, एएस उष्णाद्र शीत, सॉरी, ग्रीष्म शुष्क जलवायु। उष्णाद्र ग्रीष्म शुष्क जलवायु। केवल ये क्षेत्र पूछा जाता है सबसे ज्यादा, इसको इंपॉर्टेंट करके भी लिख सकते हो। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अलग विशेषता रखता है, सर्दियों में यहां वर्षा होती, ठीक है। ये सबसे ज्यादा सिंबल पूछा जाता है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट।
तमिलनाडु का कोरोमंडल था। इसके बाद बी जलवायु, बी कैपिटल, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। इसमें पहला संकेत लिखो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी कैपिटल बाकी स्मॉल लेटर में। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। नंबर 2 बी कैपिटल एस एच डब्ल्यू, बी कैपिटल एस एच डब्ल्यू। लिखे अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसमें क्षेत्र लिखना, उसमें तो राजस्थान का मरुस्थल लिख देना। ऊपर वाला जो है ना, अगर उसमें जगह बची है ना, तो राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, जो राजस्थान में भी लिखवा चुका हूं मैं, इसलिए रिपीट नहीं करवा रहा था। BWSW लिखा ना, उसमें एक शब्द लिख देना राजस्थान का 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग। ठीक है। इसके बाद BSHW अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। लिखें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा का 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग, तथा तथा प्रायद्वीपीय पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। कौन कौन से लिखवा चुका हूं ना, एक तो विदर्भ और पुणे, विदर्भ और पुणे। ठीक है। इसके बाद सी शीतोष्ण मध्य तापीय जलवायु, शीतोष्ण मध्य तापीय जलवायु। इसमें संकेत लिखना एक ही है, सी कैपिटल, डब्ल्यू और जी, सी कैपिटल, डब्ल्यू और जी। लिखे भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान तो समझ गए ना, गंगा सिंधु, और गंगा सिंधु का, केवल गंगा का मैदान लिख दो इसमें, भारत का विशाल मैदान ब्रैकेट में गंगा का मैदान। राजस्थान में पूर्वी मैदान में लिखते हैं ये CWG।
हो गया। नंबर नेक्स्ट, डी जलवायु। शीत या टैगा जलवायु, इसको भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। परीक्षा में याद करके जाना, सेकंड ग्रेड में अच्छे प्रश्न आते। डी कैपिटल, एफ और सी। डी कैपिटल, एफ और सी। अरुणाचल, अरुणाचल, सिक्किम, देखो सिक्किम पूरा इसमें, ठीक है। अरुणाचल के भी ऊपर का हिस्सा, ठीक है। अरुणाचल, सिक्किम और आसाम का कुछ भाग। यहां पर एक शब्द जरूर लिख देना, वर्ष भर हल्की वर्षा, पूरे साल हल्की हल्की बारिश होती। ये लिखा है, ये संकेत, ये एफ, ये फॉर एवर रेनफॉल का, वर्ष भर वर्षा का, ठीक है। लास्ट, ई कैपिटल, ई लिखो, ध्रुवीय जलवायु, या इसी को हम हिम जलवायु, इसमें पहला संकेत ई कैपिटल और टी बी कैपिटल, ई कैपिटल और टी बी कैपिटल। ई कैपिटल लिखना है, टी बी कैपिटल लिखना है। लिखो, ई टी में टुंड्रा प्रकार की जलवायु, टुंड्रा, किस प्रकार की जलवायु? टुंड्रा प्रकार की जलवायु। इसके बाद टुंड्रा प्रकार की जलवायु में लिख दो, अगर एरिया लिखना है, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर। इसके बाद ई एफ, ई एफ, सतत हिमाच्छादन, हिमाच्छादन, सतत हिमाच्छादन, ठीक है। संकेत हो गए पूरे। देखो, ए में 3, एम डब्ल्यू, ए डब्ल्यू और एस, बी में 2, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, बी एस एस डब्ल्यू, सी में अकेला सी डब्ल्यू जी, डी में अकेला डी एफ सी, और ई में ई एफ और ई टी। हिमालय क्षेत्र के लिए दे तो ये ई वाले याद रखने, बहुत सरल है ये, लेकिन जब पूछा जाता है जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन है बहुत, ठीक है। तो क्लाइमेट का टॉपिक हो गया। तीसरा क्या दे रखा है? जल निकासी दिया हुआ है, मतलब अपवा तंत्र डाल दो, भारत का अपवा तंत्र, भारत का अपवा तंत्र।
ठीक है। यहां पर भारत के अप्पा तंत्र में दो तरीके से पहले पढ़ा रहा हूं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं बता देता हूं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं बता देता हूं। केवल दो दो तीन तीन शब्द याद रखने। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी, वर्षा काल में वर्षा से जल मिल जाता है, जब ग्रीष्म काल होता है तो ग्लेशियर पिघलने से पानी प्राप्त हो जाता है। तो एक तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां किस प्रकार की, सदावाहिनी। किस प्रकार की है, सदावाहिनी। उसी के कंपैरिजन में प्रायद्वीपीय पठार का बता रहा हूं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां वर्षावाहिनी, वो सदावाहिनी है और ये वर्षावाहिनी, मतलब वर्षा काल में ये जम के बहती है और गर्मियों में जाओ तो आराम से दौड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वर्षावाहिनी। दूसरी विशेषता कंपैरिजन में, हिमालय से निकलने वाली नदियां लंबा मार्ग तय करती, समुद्र तक आते आते मार्ग लंबा हो जाता है ना, उत्तर में समुद्र है नहीं तो समुद्र के लिए तो नीचे होना है उनको, तो लंबा मार्ग तय करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी घाटियां बनाती है, गार्ज। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या बनाती है, गहरी घाटियां। और समुद्र के तट पर जाकर क्या बड़ा बड़ा अवसाद लेके आएगी, लंबा मार्ग तय करेगी तो मिट्टी अधिक होगी ना, मिट्टी अधिक होगी तो क्या करेगी, बड़े डेल्टाओं का निर्माण करेगी। मैदानी क्षेत्रों में वो तटबंधों का निर्माण करेगी, मतलब दोनों तट के सामने दीवार खड़ी कर देंगी, जैसे गंगा है, कोसी है, ये दीवार खड़ी कर देती है और फिर वो मिट्टी की दीवार टूट जाती है तो बाढ़ का कारण बनती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है वो कम लंबा मार्ग तय करती, इनका पेंदा उथला होता है, इनके मार्ग में कठोर चट्टानों के कारण ये जलप्रपात बनाती है। वो तो क्या बना रही है, गार्ज। ये क्या बना रही है, वाटरफॉल। यह उथले पेंदे के कारण और अचानक वर्षा की वजह से बाढ़ का कारण बनती है। वो बाढ़ का कारण किस लिए बन रही है, तटबंधों के टूटने की वजह से। इनके बाढ़ के पीछे का उनकी गंगा वंगा जो है ना, उनकी गहराई 2-2 हजार मीटर तक गहरी है, कहीं कहीं 2-2 किलोमीटर गहरी हो जाती है, जबकि यहां पर गहराई कितनी, मुश्किल से 25-30 मीटर, 40 मीटर। और इसलिए पेंदा उथला है, बरसात का अचानक जल आया तो जल क्या हो जाए, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए। तो यहां पर बाढ़ का कारण क्या है, उथला पेंदा। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अधिकांश नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो तो डेल्टा का निर्माण करती है, और पश्चिमी तट पर गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण। तो दोनों के कंपैरिजन का कोई भी प्रश्न पूछे विशेषता का, तो इन शब्दों के अलावा कोई नहीं पूछेगा। लिखवा दूं, लिखो। भारत की अफवाह प्रणाली को, भारत की अफवाह प्रणाली को उद्गम क्षेत्र के आधार पर, उद्गम क्षेत्र के आधार पर, उद्गम क्षेत्र के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जाता है, दो भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। सदावाहिनी, सदावाहिनी, मार्ग में अत्यधिक गहरी घाटियां, मार्ग में अत्यधिक गहरी घाटियां, गार्ज, गार्ज का निर्माण। अत्यधिक गहरी घाटी को क्या कहेंगे हम, गार्ज का निर्माण। मैदानी भागों में
मैदानी भागों में तटबंधों का निर्माण, तटबंधों का निर्माण, मैदानी भागों में तटबंधों का निर्माण, तटबंधों का निर्माण। लंबा मार्ग तय करने के कारण, लंबा मार्ग तय करने के कारण तटों पर, तटों पर बड़े डेल्टा बनाती है, बड़े डेल्टा बनाती है। इन नदियों में बाढ़ का कारण, इन नदियों में बाढ़ का कारण तटबंधों का टूटना, बाढ़ का कारण तटबंधों का टूटना। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख दो, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। वर्षा वाहिनी, वर्षा वाहिनी, वाहिनी, यह कठोर धरातल के कारण, कठोर धरातल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है, वाटरफॉल, जलप्रपातों का निर्माण करती है। जलप्रपात के कारण यह जलप्रपात का निर्माण करती है। इन नदियों में बाढ़ का कारण, इन नदियों में बाढ़ का कारण उथला पेंदा है, उथला पेंदा है, पेंदा यानी कि तली, ठीक है, उथला पेंदा है। यह नदियां बंगाल की खाड़ी के तट पर, यह नदियां बंगाल की खाड़ी के तट पर डेल्टा का निर्माण, निर्माण तथा अरब सागर के तट पर, अरब सागर के तट पर एस्चुरी, ज्वार नद मुख का निर्माण, एस्चुरी या ज्वार नद मुख का निर्माण। ठीक है, हेडिंग डाल दो, हिमालय अपातंत्र की नदियां, हिमालय अपातंत्र की नदियां। ठीक है, हिमालय क्षेत्र की नदियों में नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र,
पहला डाल दो सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। एक तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, इनका पश्चिम से क्रम, पूर्व क्रम पूछा जाता है। तो श्री जयचंद राम व्यास, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पश्चिम से पूर्व क्रम पूछे तो एक नाम याद रख लोगे, श्री जयचंद राम व्यास, टी सिंधु, झेलम, चंद्र, चंद्रभागा या चिनाब, फिर राम रावी, फिर व्यास और स का सतलज। इनके पौराणिक नाम पूछे जाते हैं। इनके पौराणिक नामों में एक तो झेलम, झेलम का पौराणिक नाम है वितस्ता। पौराणिक नाम क्या है? वितस्ता। चिनाब का पौराणिक नाम है अस्किनी। चिनाब का पौराणिक नाम क्या है? अस्किनी। रावी का पौराणिक नाम है परुष्णी या इरावती। ये पुराणों में नाम लिखे हुए वो पौराणिक नाम है। व्यास, जिसका नाम है विपासा, और सतलज का नाम है शतुद्री। तो ये भी मिलान का अच्छा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव के जो मिलान के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है कि सिंधु की सहायक नदियों की पौराणिक नाम। तो पहली कौन सी? झेलम, पौराणिक नाम क्या है? वितस्सा। इसके बाद दूसरी कौन सी? चिनाब, नाम क्या है? अस्किनी। रावी का नाम परुष्णी या इरावती। जबकि व्यास का तो व्यास से विपासा और स से शतुद्री। ठीक है, एक बार ये दो सेंटेंस लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम, पश्चिम से पूर्व क्रम। लाइन उतारना चाहो तो उतार लो। श्री जयचंद राम व्यास, श्री जयचंद राम व्यास। नंबर 1 करके नीचे एरो करके लिख दो। सिंधु, जय का मतलब झेलम, पहला श्री का मतलब सिंधु, जय का मतलब झेलम, राम का मतलब रावी, चंद्र का मतलब चिनाब, और व्या का मतलब व्यास, और स का मतलब सतलज। हो गया पहला सिंधु, दूसरा चिनाब, सॉरी झेलम, तीसरा चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। लिख दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो सिंधु की सहायक नदियों के पौराणिक नाम।
सिंधु की सहायक नदियों के पौराणिक नाम। पौराणिक नाम। नंबर 1 झेलम। झेलम। पौराणिक नाम क्या लिखा है? वितस्ता। वितस्ता। नंबर 2 चिनाब। चिनाब। पौराणिक नाम अस्किनी। इसके बाद रावी। परुष्णी या इरावती। परुष्णी या इरावती। इसके बाद व्यास। विपासा। और इसके बाद सतलज। सतलज नदी। ठीक है। अब पहली नदी हेडिंग डाल दो, सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी। ठीक है। इधर देखो, ये कैलाश मानसरोवर, और इस कैलाश मानसरोवर के इस पूर्वी भाग पर, सॉरी पश्चिमी भाग पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू। क्या नाम है? बोखरचू। ये नदी तिब्बत के पठार पर प्रवाहित होती है। तिब्बत के पठार पर इसे सिकियांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिकियांग। सिंधु का नाम क्या? सिकियांग। ब्रह्मपुत्र का सांगपो। ठीक है, तो सिकियांग। एक तो यांगटी सिकियांग चीन की नदी है, यहां पर भी सिकियांग नाम है। तिब्बत के पठार पर इसको क्या कहेंगे? सिकियांग। ये आगे प्रवाहित होकर लद्दाख में प्रवेश करती है, और लद्दाख में जहां भारत में प्रवेश करता है वहां प्लेस का नाम है दमचोक। कहां प्रवेश कर गई? दमचोक। इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। इसमें से 1144 किलोमीटर हिस्सा भारत में। भारत में सिंधु का कितना हिस्सा है? 1144 किलोमीटर। यह नदी दमचोक नामक स्थान पे प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के पश्चात लद्दाख और कश्मीर, कश्मीर में यहां पर एक पर्वत है नंगा, और नंगा पर्वत के समीप 5181 मीटर गहरा गार्ज बनाती है जिसका नाम है सिंधु गार्ज। विश्व का सबसे गहरा गार्ज, मतलब ये 5000 किलोमीटर, सॉरी 5000 मीटर या 5 किलोमीटर से भी गहरी घाटी में प्रवाहित होती है। ये जैसे ही यहां पर प्रवाहित होती है पाकिस्तान में पहुंची। पाकिस्तान में जब तक पहुंचती है तो पाकिस्तान में यहां पर एक प्लेस है अटक। अगर हम मराठा साम्राज्य पढ़े तो संभाजी राव कहते हैं कि तुम योग्य पिता की योग्य संतान हो,
मराठा पताका को अटक से कटक तक पहुंचा दोगे। तो अटक वर्तमान में पाकिस्तान में, कटक कहां पर है? उड़ीसा, यानी कि भारत का पश्चिम और पूर्वी हिस्सा। तो अटक से ये मैदानी भाग में प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। मैदानी भाग में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में एक प्लेस है जिसका नाम है मिथनकोट, पंजाब में। मिथनकोट पंजाब है। यहां ये पांचों सहायक नदियां आकर मिलती, मतलब चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, ये पांचों नदियों का जो जल है वो कहां आकर मिलता है? मिथनकोट पंजाब में। यह नदी प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के निकट, कौन सा बंदरगाह? ग्वादर, और प्लेस का नाम है थट्टा। इस थट्टा नामक स्थान पर यह किसमें मिल जाती है? अरब सागर। वापस रिपीट कर रहा हूं, सिंधु नदी लंबाई कितनी? 2880 किलोमीटर। भारत में कितना? 1144 किलोमीटर। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर के पश्चिमी भाग पर स्थित बोखरजू ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत के पठार पर इसे सिकियांग कहा जाता है। यह नदी भारत में लद्दाख में दमचोक के निकट प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत के समीप विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। पाकिस्तान के अटक से मैदानी भाग में प्रवाहित होकर मिथनकोट पंजाब में पंच नद का जल लेकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने पर ग्वादर बंदरगाह और थट्टा नामक स्थान पर जाकर यह अरब सागर में मिल जाती। लिख दे सिंधु नदी को, लिखे। लंबाई 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। ब्रैकेट में भारत में 1144 किलोमीटर, 1144 किलोमीटर। यह नदी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पश्चिमी भाग में बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर, बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत के पठार पर इसे सिकियांग कहा जाता है। सिकियांग कहा जाता है। सिकियांग कहा जाता है। यह नदी भारत में दमचोक नामक स्थान पर, भारत में दमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। नंगा पर्वत के समीप, 5181 मीटर, 5181 मीटर गहरा गार्ज बनाती है। तथा पाकिस्तान के
पाकिस्तान के अटक से मैदानी भाग में प्रवाहित होकर मिथनकोट पंजाब में पंचनद का जल लेती है तथा पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के निकट ठट्टा नामक स्थान पर, ठट्टा, ठ आधा और टा, ठट्टा नामक स्थान पर अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, देखो सहायक नदियां, सहायक नदियां सहायक नदियां ठीक है, सहायक नदियों में एक एक पर बात कर रहा हूं। एक तो पहली नदी का नाम झेलम, नदी का नाम क्या है? झेलम। ये जहां से निकलती है वो है कश्मीर, और कश्मीर में जिस भाग से निकलती है उसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग, झरना। एक तो कश्मीर में वेरीनाग झरने से निकलती है, और वेरीनाग झरने से निकलकर कश्मीर में यहां पर वुलर झील है, इसके मध्य प्रवाहित होती, और जाके किसमें मिलेगी? चिनाब में। किसमें मिल रही है? चिनाब। चिनाब नदी सेकंड। अब चिनाब नदी जहां से निकल रही है ये दो शाखाओं से मिलकर बनती है। एक बारालाचा दर्रा जहां से चंद्रा, और लाहुल स्पीति से आती है भागा। ये दोनों हिमाचल में ही मिलती है, और हिमाचल में ये कौन सी नदी बन जाती है? चिनाब। चिनाब में केवल एक चीज याद रखनी कि पांचों सहायक नदियों में प्रमुख नदी कौन सी है? चिनाब सबसे लंबी नदी है, 1180 किलोमीटर लंबी। सबकी लंबाई नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि याद रखी नहीं जाती है, परीक्षा में जो आवश्यक प्रश्न है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो एक तो पांचों सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चिनाब। कहां से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश। अब कभी कभार आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ लेगा, क्योंकि अब प्रश्न उल्टे तरीके से पूछे जा रहे हैं कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती, तो कौन सी? झेलम कश्मीर में वेरीनाग झरने से निकल रही।
चिनाब हो गया। इसके बाद नदी का नाम, कौन सी नदी तीसरी? झेलम, चिनाब और रावी। नदी का नाम क्या है? रावी नदी। ये रावी नदी जहां से निकल रही है, और उस दर्रे का नाम भी हम पढ़ चुके हैं यहां पर, रोहतांग दर्रे से। कहां से निकल रही है? रोहतांग दर्रा। ये भी हिमाचल में, ये भी हिमाचल में। अब यहां पर एक छोटी नदी है, ये नदी जिसका नाम है व्यास। ये हिमाचल प्रदेश के जिस भाग से निकलती है उसका नाम है व्यास कुंड। कहां से निकली? व्यास कुंड। यहां इस वाले भाग पर कैलाश मानसरोवर का पश्चिमी हिस्सा, वहां से कौन सी नदी निकलेगी? सतलज। कौन सी नदी निकल रही है? सतलज। ये नदियां सारी, ये है वो चिनाब में मिलेगी, और चिनाब यहां मिथनकोट के समीप जाकर किसमें मिल जाएगी? सिंधु में। तो सिंधु की पांचों सहायक नदियों में एक तो उद्गम के आधार पर डिफरेंशिएट करना है। सिंधु पूर्ववर्ती नदी है, यहां पर लिखवा दूंगा। पूर्ववर्ती नदियां वह नदियां जो हिमालय के उत्थान से पूर्व प्रवाहित हो रही। हिमालय बाद में बना, नदियां पहले से। और वही नदियां गहरा गार्ज बनाती है, जिसमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र भारत की पूर्ववर्ती नदियां, क्योंकि तीनों गहरी घाटियां बनाती। तो परीक्षा में एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि निम्न में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पूर्ववर्ती नदी है? सतलज। निम्न में से कौन सी सहायक नदी सिंधु नदी के उद्गम क्षेत्र या कैलाश मानसरोवर से ही निकलती है? सतलज। एक तो सतलज कहां से निकल रही है? कैलाश मानसरोवर से। एकमात्र नदी कौन सी? झेलम, कश्मीर से। बाकी तीनों सहायक नदियां कहां से निकल रही है? हिमाचल से। तो उद्गम क्षेत्र पूछे तो झेलम का कौन सा? वेरीनाग झरना। दूसरी विशेषता क्या याद रखोगे? वुलर झील के मध्य प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में जाकर किसमें मिल जाती है? चिनाब में। दूसरी नदी कौन सी? चिनाब। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी और बारालाचा दर्रे से निकलने वाली चंद्रा और भागा से मिलकर चंद्रभागा या चिनाब नदी मिलती है। यह नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद नदी का नाम कौन सी? रावी। रोहतांग दर्रे से निकलती है, र फॉर रो, रावी और रोहतांग दर्रा। कहां मिल जाती है ये? चिनाब में। इसके बाद व्यास, व्यासकुंड हिमाचल से निकलती है, कहां मिल जाती है? तो हरिके बैराज के समीप पड़ा हुआ है। सतलज और व्यास के संगम पर हरिके बैराज। दोबारा इसलिए नहीं बोला हूं मैं, सतलज और व्यास का संगम हरिके बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नहीं तो फिर इंडिया ज्योग्राफी में अलग से कि सर ने तो ये तो बताया नहीं था, ये तो राजस्थान में बताया था, इसलिए हम राइट नहीं करें। ऐसा मत करना। सतलज और व्यास के संगम पर हरिके बैराज पड़ा है ना, जहां से इंदिरा गांधी निकलती। तो यहां पर वापस लिखवा दूंगा। और इसके बाद नदी कौन सी? सतलज। पूर्ववर्ती क्रम की नदी, कैलाश मानसरोवर से निकलती है, सतलज गार्ज का निर्माण करती है। ये पहले भी लिखवा चुका हूं। शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से। दो आप सारे लिखवा चुका हूं मैदान में, सिंधु सागर, चाज, रचना, बारी और बिष्ट। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र हो गया, लिख दो। पहली कौन सी? झेलम। यह नदी कश्मीर में, कश्मीर में वेरीनाग झरने से, वेरीनाग
झरने से, झरने से निकलकर, वेरीनाग झरने से निकलकर वुलर झील के मध्य प्रवाहित होकर, वुलर, वुलर झील के मध्य से प्रवाहित होकर पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। नंबर 2, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, यह बारालाचा से निकलने वाली चंद्रा, बारालाचा से निकलने वाली चंद्रा, निकलने वाली चंद्रा तथा लाहुल स्फीति, लाहुल स्फीति स्फीति से निकलने वाली भागा नदी के मिलन से, मिलन से हिमाचल से निकलती है, हिमाचल से निकलती है। तथा पंचनद का जल लेकर, पंचनद यानी कि पांचों नदियां, पंचनद का जल लेकर मिथनकोट पंजाब में, मिथनकोट पंजाब में, मिथनकोट पंजाब में सिंधु में मिल जाती है। इसके बाद रावी नदी, रावी रोहतांग दर्रे से निकलकर, रोहतांग दर्रे ब्रैकेट में हिमाचल, रोहतांग दर्रे से निकलकर यह नदी चिनाब में मिलती है। इसके बाद व्यास, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलकर, व्यास कुंड से निकलकर पंजाब में हरी के बैराज के समीप, हरी के बैराज के समीप के समीप
सतलज में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। इसके बाद सतलज, कैलाश मानसरोवर की, कैलाश मानसरोवर की दक्षिणी भाग से निकलकर, दक्षिणी भाग से निकलकर शिपकिला, शिपकिला दर्रे से होकर, शिपकिला दर्रे से होकर, दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तथा पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है, पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। ओके, नोट करके लिख दो। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती क्रम की नदियां है, पूर्ववर्ती क्रम की नदियां है। ओके, लिख दिया यहां तक सिंधु नदी तंत्र पूरा। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हाँ, एक और चीज लिखनी है क्योंकि अभी किसी एग्जाम में दे दी थी, एग्जामिनर का भरोसा नहीं। लिख दो, सिंधु के दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां, सिंधु के दाएं किनारे, ये सारे बाएं किनारे पर मिल रही है। सिंधु के दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां, ये अभी सहायक नदियों में मिलान का प्रश्न में दे दी थी शायद, अभी ये एसआई वाला एग्जाम या इसी में। गिलगित, शोक और काबुल, गिलगित, शोक और काबुल। ठीक है, ये अभी सहायक नदियों के मिलान में दे दिया था कि सिंधु की निम्न में से कौन सी सहायक है, उसमें गिलगित दी हुई थी। तो सारा पढ़ाया हुआ कचरा हो जाएगा, प्रश्न गलत तो पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, हो गया। हेडिंग डाल दो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इधर देख लो, ब्रह्मपुत्र नदी 2885, कहीं कहीं पर 2900 किलोमीटर राउंड फिगर में लिखा हुआ है, जिसमें से 1346 किलोमीटर हिस्सा भारत में। कितना हिस्सा? 1346 किलोमीटर हिस्सा। ब्रह्मपुत्र नदी, ये कैलाश मानसरोवर और कैलाश मानसरोवर का ये पूर्वी हिस्सा, जिसका नाम थोड़ा
चेमा युंग डुंग ग्लेशियर कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल के बाद ये तिब्बत के पठार पर प्रवाहित हो रही है। तिब्बत के पठार पर इसको कहते हैं सांगपो। क्या कहा? सांगपो। ये यहां पर प्रवाहित होने के बाद यहां पर इस प्रकार भारत में प्रवेश करती है। भारत में यहां जिस राज्य में प्रवेश करती है उसका नाम है अरुणाचल। और अरुणाचल में प्रवेश करते ही इसका नाम हो जाता है देहांग। इसका नामकरण संस्कार होके क्या हो जाता है? देहांग। ये अरुणाचल की तंग घाटी से निकलती है, तो इस प्रकार ये आ जाता है बीच में आसाम। आसाम में जैसे ही प्रवेश करती है, तंग घाटी से निकलकर यह विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो जाती है और इस प्रकार ये प्रवाहित होती है। यहां पर इसका नामकरण हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है गोलपाड़ा के निकट, और जैसे ही यहां पर प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। यहां गंगा की एक शाखा आती है पद्मा। ये बांग्लादेश में जैसे ही मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना नाम से प्रवाहित होकर ये बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर में जाकर गिर जाती। और इसलिए चारधाम यात्रा पे जो जाते हैं वो चारधाम पे दर्शन कर लेते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए पाप है उनको धोना है तो वो कहां पहुंच जाते हैं? गंगा सागर। तो चारधाम यात्रा में लिखा हुआ आता है गंगा सागर स्नान। तो गंगा सागर स्नान इसलिए पवित्र है कि एक तो पौराणिक महत्व की सारी नदियों का पवित्र जल अगर कहीं जाकर मिलता है तो वो गंगा सागर है, क्योंकि सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र की सारी सहायक नदियों का, केदारनाथ बद्रीनाथ जितने भी धाम है, सब धामों का जो जल उतर कर कहां आता है? गंगा में। और फिर गंगा के माध्यम से इधर ब्रह्मपुत्र से कैलाश मानसरोवर से होके, ठीक है, तो गंगा सागर में जाकर गिर जाती है। यहां पर पहले भी लिखवा चुका हूं कि एक तो ब्रह्मपुत्र नदी आसाम की घाटी में गुम्फित व्यवहार करते हुए विश्व के सर्वाधिक नदी द्वीपों का निर्माण करती है। यहां पर नाम जरूर याद रखने, तिब्बत के पठार पर सांगपो, अरुणाचल में देहांग, आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही जमुना, और गंगा की शाखा पद्मा से मिलते ही मेघना, और मेघना नाम से जाकर किसमें मिल जाती? गंगा सागर। ध्यान रहे इसकी सहायक नदियों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहायक नदियों में एक तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? दायां। इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बायां। तो एक तो दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां और बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां। दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों में एक बार लिस्ट बना देता हूं, 1 2 3 और 4। पहली सुबनसरी, इसके बाद संकोश, मानस, और ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी तीस्ता। तो दाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां कितनी होगी? 4। पहली कौन सी? सुबनसरी, संकोश, मानस और तीस्ता, जिसमें से 3 कहां मिल रही है? आसाम में। एक बांग्लादेश में जाकर मिल रही है जमुना में। तीस्ता भारत में नहीं मिलती है, और इसलिए तीस्ता नदी जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसके बाद सहायक नदियां जो कहां पर मिल रही? बाएं किनारे पर। बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों में
देबांग, देबांग यहां मिलेगी अरुणाचल में, और इसलिए आगे लिखवाऊंगा देहांग देबांग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल, भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहां पर मिलने वाली कौन सी सहायक नदी? देहांग। इसके बाद सहायक नदियों में लोहित, इसके बाद धनसरी, इसके बाद बराक, और इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है मणिपुरी। ठीक है, तो एक तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सहायक नदियों के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई कितनी? 2885 या 2900 किलोमीटर, कैलाश मानसरोवर के पूर्वी भाग में स्थित तेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत के पठार पर सांगपो, अरुणाचल में देहांग, आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही जमुना और गंगा की शाखा पद्मा से मिलते मेघना नाम से प्रवाहित होकर गंगा सागर या बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना देती। यह नदी ब्रह्मपुत्र घाटी या आसाम घाटी में विश्व के सर्वाधिक नदी द्वीपों का निर्माण करती है। यह भारत की एकमात्र नदी जो रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है, याद रखना है, रिफ्ट घाटी यानी कि वह घाटी जिसके दोनों किनारे तो ऊपर उठ रहे और मध्य का भाग क्या है? स्थिर। लिखवाया मैंने विवर्तनिक मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान, लिखवाया रिफ्ट घाटी में स्थित विवर्तनिक मैदान, तो वो अलग यहां जोड़ देना। ठीक है, इसके बाद इसकी सहायक नदियों का नाम याद रखना है, दाएं किनारे और बाएं किनारे। अच्छा क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है सहायक नदियां दाएं किनारे पर कौन सी और बाएं किनारे, या कभी कभार क्या है कि सिंधु ब्रह्मपुत्र दे दी, गंगा दे दी। अभी शायद कोई ऐसी अटपटी नदी पूछी थी सहायक, मगर क्वेश्चन ऐसा था कि दो अगर मिला लेते हो चार में से तो काम पूरा हो रहा था, क्योंकि मुझे भी बाद में नाम पता चला, क्योंकि बिल्कुल ऐसी छोटी सी नदी उठा के भी कभी कभार पूछ लेते। तो ऐसे में काम कब हो जाएगा? जब ऑप्शन में दो, चार में से दो या तीन हमारे कंफर्म है और वही ऑप्शन में है एबीसीडी के मिलान में, तो काम हो जाता। क्योंकि एक आध ऐसी नदी डाल देता है जो आपने पढ़ी नहीं है, क्योंकि भारत में पश्चिमी घाट से 7000 नदियां निकलती। ठीक है, और इसलिए इतनी नदियां तो अब छोटी बड़ी तो पढ़ने से रहे, या कोई नदी विज्ञान विषय लेंगे तो उसको पढ़ेंगे अलग से, कोई सब्जेक्ट चल रहा हो तो। ठीक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, भूगोल है। ठीक है, लिख दे इसको, लिखो ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई 2885 या 2900 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर। ठीक है, यह नदी कैलाश मानसरोवर के पूर्वी भाग में स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत के पठार पर
सांगपो कहलाती है। सांगपो, तिब्बत के पठार पर सांगपो कहलाती है। अरुणाचल में देहांग, अरुणाचल में देहांग, आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र, आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही जमुना, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही जमुना, तथा गंगा की शाखा, गंगा की शाखा पद्मा से मिलकर, गंगा की शाखा पद्मा से मिलकर मेघना नाम से प्रवाहित होकर, मेघना नाम से प्रवाहित होकर गंगा सागर में गिर जाती है, गंगा सागर में गिर जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यह रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होकर आसाम में विश्व के सर्वाधिक नदी द्वीपों का निर्माण करती है, नदी द्वीपों का निर्माण करती है। आगे लिखें, बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां, बाएं किनारे पर, लेफ्ट बैंक, बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां, किनारे को बैंक भी कहते हैं, तट, बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां, लिखें देबांग, देबांग, लोहित, लोहित, धनसरी, धनश्री या धनसरी, बराक और मणिपुरी। इसके बाद दाएं किनारे पर मिलने वाली, दाएं किनारे पर मिलने वाली सुबनसरी, सुबनसरी, संकोश, मानस, और तिस्ता। तिस्ता के ब्रैकेट में लिख देना सबसे बड़ी सहायक नदी। ओके,
हेडिंग डाल दो गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। देखें, गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी, जिसमें से 74 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में, बाकी पूरा का पूरा कहां है? भारत। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर गुजरती है, इसलिए भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे बड़ा आपात क्षेत्र किसका है? तो गंगा का। ध्यान रहे, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी या सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सहयोग से राजा भगीरथ के प्रयासों से गंगा धरातल पर अवतरित होती है। ध्यान रहे, गंगा नदी उत्तराखंड में पंच प्रयाग का निर्माण करती है। कितने प्रयाग? पंच प्रयाग। तो पंच प्रयागों के नाम को मिलान का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला प्रयाग देवप्रयाग। नदी का नाम एक नदी फिक्स कर लेनी है, अलकनंदा। ये तो फिक्स है, सभी प्रयागों में मिलेगी। अलकनंदा प्लस भागीरथी, कौन सा हो गया? देवप्रयाग। नंबर 2 रुद्रप्रयाग। नदी फिक्स है, दूसरी नदी जोड़नी है, मंदाकिनी। कर्णप्रयाग। अलकनंदा फिक्स है, पिंडार। विष्णुप्रयाग नदी फिक्स है, धौलीगंगा। पंचप्रयाग और पांचों प्रयागों में सहायक नदी अलकनंदा प्लस भागीरथी, देवप्रयाग। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नंद प्रयाग और नदी का नाम भी क्या है? मंदाकिनी। तो यहां पर हम तीनों को छोड़ कर सकते हैं। अलकनंदा तो है, रूम, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी, कपी, कर्णप्रयाग, पिंडार नदी। इसके बाद धोवी, यहां पर विधो थोड़ा उल्टा लग रहा था इसलिए मैंने धोवी किया। धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग। तो तीन बीच वाले याद कर लो, भागीरथी और अलकनंदा है ही सही क्योंकि गंगा का भागीरथ के प्रयासों से नाम ही क्या है? भागीरथी नदी। तो याद करने का जो मेरा तरीका है वही बताया, क्योंकि भूगोल याद करने के लिए कुछ कुछ तो बीच में करना पड़ेगा।
नहीं तो ये चीजें क्या इधर से उधर हो जाती है। और परीक्षा हॉल में कोई सुविधा नहीं है किसी को पूछने की। रजिस्टर में लिखा हुआ है, एक बार पत्ता पलट के देख लो, होगा। लेकिन अभी इस बार शायद सरकार ने अनुमति दे दी है विदेशी कैंपस खोलने की अनुमति, और विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में खुल रहे हैं। तो यूएस वगैरह में जो एग्जाम होते हैं वो ओपन बुक एग्जाम होते हैं। मतलब आपके पास किताब है, आप लेके बैठिए और आप एग्जाम दीजिए। विद्यार्थी इतने खुश है कि ऐसा भारत में हो जाए। आपका आईक्यू लेवल इतना नहीं है कि उसको पढ़ के समझ के उस प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, और इसलिए ये सबसे सस्ते एग्जाम है जो आप दे रहे हो। आपको पहले भी कहीं देखा एंड टिक लगा दिया, क्योंकि बहुत सारे कार्य देखो विदेशों में कितना बढ़िया, वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन एनालिसिस लेवल के होते हैं या सिंथेसिस लेवल के होते हैं, जहां या तो सारे तथ्यों को जोड़कर एक नया कंसेप्ट बनाना होता है, या एक कंसेप्ट दिया है उससे डिफरेंट एनालिसिस करके निर्णय लेने होते हैं। और इसलिए पढ़ाई तो सरल है ही नहीं, करनी है तो ठीक, और नहीं करोगे तो पुच्छविहीन मनुष्य, या सॉरी पुच्छविहीन पशु, मतलब पशु तो है लेकिन हमारे पूछ नहीं है बस। मानव को अलग कौन करता? शिक्षा ही तो अलग करती। फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं है, समाज से सीख रहे हैं या आप अपने पेरेंट्स से सीख रहे हो या किसी वातावरण से सीख रहे हो, एवरीथिंग इज स्कूलिंग। ठीक है, लिख देते हैं, टाइम खराब नहीं करते, परीक्षा सर पर है। देखो, गंगा नदी लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में 74 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, इस नदी में उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पंचप्रयाग का निर्माण होता है। उत्तराखंड में पंचप्रयाग का निर्माण होता है, निर्माण होता है। नंबर 1 देवप्रयाग, देवप्रयाग, अलकनंदा प्लस भागीरथी। इसके बाद रुद्रप्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। फिर कर्णप्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडार। फिर विष्णुप्रयाग, अलकनंदा प्लस धूलिगंगा। और इसके बाद नंदप्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। ओके, आगे कल बात करते हैं। एक तो आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हो, अब वैकेंसियां साल भर में, मतलब अब जो आ रही है वो सारी बड़ी वैकेंसियां है।
क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ही लगभग सरकार को विभाग ने 32,000 नए पदों के लिए लिखा है। तो आप सब्जेक्ट वाइज मान के चलो 2-2, 2,500 हजार वैकेंसियां हो जाएगी। दूसरा, सेकंड ग्रेड लगभग इस बार थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड 30,000 के आसपास प्रमोशन होने, तो कम से कम 50% भी वैकेंसी आती है तो 20-22 हजार की वैकेंसी आ जाएगी, और बाकी भी सारी बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, और इसलिए अब ये मान के चलो कि अब जो शुरू हो रहा है ये सेशन, ये आपका कम से कम एंडिंग सेशन जुलाई तक बड़े पैमाने पर एग्जाम करवा के जाए। ठीक है, और इसलिए थोड़ा बहुत जो अभी लगभग अधिकांश लोग हैं जिन्होंने एक बार कंटेंट को पढ़ा भी है, लगभग पूरा नहीं हुआ तो भी 90% तो पढ़ा ही है। अब आप उस कंटेंट को अपना बनाने की कोशिश करें, नए रास्ते में नहीं जाए। केवल करंट को छोड़कर हिस्ट्री आपने जो पढ़ी है उस हिस्ट्री को रिवाइज करें, ज्योग्राफी आपने जो पढ़ी है उसमें नया ऐड करना है तो करें, मतलब ये भागे नहीं कि नहीं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, नहीं। और परीक्षाएं आपको जो लगता है उसको दे, मतलब नहीं छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं सिलेक्शन होगा तो कोई नहीं, लेकिन परीक्षा में जाने के बाद दो चीजें क्लियर हो जाएगी कि मेरी परीक्षा में समस्या क्या आ रही, और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो उसमें दो समस्या नहीं हो बस, इसलिए बाकी परीक्षाओं में समस्याओं से सीख जाओगे। कि कभी कभार ये हुआ कि मेरा तो गोला भरने में मिस्टेक होगी, कभी कभार ये हुआ कि नहीं मेरे तो मैं रोल नंबर भरने में दिक्कत होगी। तो ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड है। यहाँ कितनी भी बार टेस्ट आप दे दोगे OMR शीट पे, लेकिन वो गलती वहां पर प्रेशर की, सामान्य रूप से आप थोड़ी करोगे, वो उस एग्जाम के हॉल का प्रेशर है, और वो प्रेशर तभी रिलीज होगा जब आप निठल्ले हो जाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हर रोज एकदम बहुत सारे दे लिए, और उस समय आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं परीक्षा हॉल और मेरे कमरे के वातावरण में कोई अंतर नहीं है। कमरे में जो कॉन्फिडेंस होता है वही परीक्षा हॉल में डेवलप हो जाएगा। कोई भी कहानियां कविताएं इसको डेवलप नहीं करेगी, ना मोटिवेशन की लाइनें करेगी, यहां पर खुद को ही मरना है। मतलब जाओ और वहां कट जाओ जहां पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, तो परीक्षा लगभग आप सीईटी है तो सीईटी दे दो, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल आ रहा है तो ग्रेजुएशन लेवल दे दो। छोटी कोई 15-20 पोस्ट भी, जैसे कोई केमिस्ट का है, साइंस का है, छोटी छोटी वैकेंसी आती है, स्वायत्तशासी संस्थानों में आती है, नगर निगमों में आती है। ईओआरओ के बहुत अच्छी पोस्ट है जो आने वाली है, जिसके आरएस लेवल की तैयारी कर रहा है वो ईओआरओ जरूर दे, क्योंकि सेम सिलेबस है। और ठीक है, कल आगे बात करते हैं।